हेलो एवरीवन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल, राधे राधे सभी को। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल दीपकृतिक स्टडी पॉइंट। दिस इज नागेश्वर कुमावत और आज हम लोगों का 10th डे है। आज इसके पहले हम लोगों ने 9 क्लासेस कंप्लीट कर ली है। आई होप आप लोगों को इसके पहले का जो स्टडी मटेरियल है वो बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाला टॉपिक स्टार्ट करते वक्त आप लोगों से ये कहा था कि ये यहाँ से तुम्हारे इस वाले चैप्टर का थोड़ा टर्निंग पॉइंट है ना, मतलब थोड़ी नई चीज़ें तुमको इंट्रोड्यूस होगी। ठीक है, आज सेम डे तुम्हारे साथ यही होने वाला है। आज फिर से हम लोग जो है इस चैप्टर में एक टर्निंग पॉइंट देखेंगे जहाँ से कुछ ऐसे नाम होंगे जो इसके पहले तुम लोगों ने सुने नहीं होंगे, है ना। अगर नहीं पढ़ा होगा तो नहीं सुना होगा। ठीक है, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम लोगों का फिजिक्स का। आप बोलोगे कि सर आपके सारे के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट ही होते हैं ना। जस्ट अ मिनट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके फाइन, ऑडियो वीडियो क्लियर है? बोले यस है ना बेटा। आज जो हमारा टॉपिक है ना, वैसे फिजिक्स में सारे के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पर थोड़ा बेसिक लेक्चर है तो ध्यान से देखना ज़रूरी है ताकि तुम्हारे आगे कोई किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि ये टॉपिक आपका ऐसा है ना बेटा कि इसमें ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी, है ना। मतलब तुम्हारी छोटी सी गलती है ना, डिजिट के आंसर तो तुम लेके आ जाओगे पर जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं ना वो तुमसे बिगड़ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हम लोग। आज क्या पढ़ाने वाले हो सर? आज मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना जिसका नाम है आप लोगों का एरिया वेक्टर, है ना। अब आप बोलोगे कि सर जब से हम पढ़े हैं ना, मतलब जब से हम लोगों ने समझ पकड़ी है वेक्टर और स्केलर की, तब से हमने एक ही बात सुनी है कि एरिया जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। यस, यू आर करेक्ट, है ना। तो फिर आप एरिया को वेक्टर कैसे बोल रहे हो, है ना। आई होप थोड़ा तो दिमाग में आएगा, तुम्हारे मन में आएगा। तो देखो क्या होता है बेटा कि फिजिक्स में कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती है ना, तो ज़रूरत पड़ने पर अगर हम लोग उनको डायरेक्शन दे दें, डायरेक्शन असाइन कर दें, उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करने लगते हैं, है ना। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ मैं तुमको। मान लो, है ना, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही, है ना, कोई ऐसी शख्सियत है ना जिसका चेहरा देखना जो है तुमको बड़ा पसंद है ना। ज़्यादा भावनाओं में मत कहो, है ना, फिजिक्स पढ़ लो, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो, है ना, जैसे कि तुम्हारा ये कॉपी है, ठीक है। अब इस कॉपी का ये वाला फेस अगर तुमको देखना है, ठीक है, अब ये वाला फेस देखने के लिए इस पर्टिकुलर जो आप लोगों का जो सरफेस है ना, उसका डायरेक्शन तुम्हारी तरफ होना जरूरी है कि नहीं है, है ना। अगर मैं इसे मान लो ऐसे घुमा दूं, है ना, ऐसे घुमा दूं, ऐसे घुमा दूं, ऐसे घुमा दूं, ऐसे घुमा दूं, है ना, बताओ अब तुम इसका फेस देख पा रहे हो क्या? और अगर मैं मान लो इसको ऐसे घुमा दूं तो, है ना, ऐसे घुमा दूं तो अब आप लोगों का जो फेस पहले था जिसे आप देखना चाहते हो, है ना, उसने तो मेरी तरफ मुंह कर लिया, है ना, और तुम लोगों को इसकी अपोजिट साइड दिख रही है ना। तो यहाँ पे अगर तुम लोग फेस देखना चाहते हो तो उस पर्टिकुलर सरफेस का एक पर्टिकुलर एंगल पे होना बहुत जरूरी है, तभी तुम देख पाओगे। आई होप ये वाली कहानी क्लियर है ना। अब थोड़ी सी फिजिक्स, है ना, मैथमेटिकल टर्म्स में अगर मैं तुमको समझाऊं, जैसे मान लो ये जो डायरेक्शन है ये तुम्हारी z ले लो, ठीक है। अगर तुम इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हो, मान लो ये एरिया है ना, अब तुम अगर इसको मैथमेटिकली लिखना चाहते हो फिजिक्स की लैंग्वेज में तो कैसे लिखोगे आप? जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख दूँ ये आप लोगों का a, है ना, x कैप, z बोला था ना मैंने, a ये हो गया आप लोगों का z कैप, है ना। इससे तुमको क्या समझ में आ रहा है कि इसका जो भी एरिया है ना, इसका क्या करना है तुमको? फ्रंट फेस दिखाना है ना, फ्रंट फेस दिखाना है। अगर इसकी जगह मान लो मैं ऐसा लिख दूं तो, मैं अगर इसकी जगह ऐसा लिख दूं तो क्या होगा, है ना, तो ऑटोमेटिकली तुम समझ जाओगे कि मैं इस वाले फेस की बात नहीं कर रहा हूं, है ना, मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस वाले फेस की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इतनी कहानी समझ में आई कि ये जो है ना, ये सरफेस तुमको अगर देखनी है, ये सरफेस अगर तुम लोगों को देखनी है बाकायदा, ये एरिया क्या है, ये एरिया क्या है, ये एरिया स्केलर क्वांटिटी है। बट अगर इस एरिया को मैं डायरेक्शन दे दूं कि ये कॉपी इस वाली डायरेक्शन में रख लो, है ना, इस वाली डायरेक्शन में रख लो, तब इसे क्या बोला जाता है? एरिया वेक्टर। आई होप यहाँ की कहानी समझ में आ गई होगी। बोले सर बिल्कुल। चलिए अब इसके आगे की जो है रामायण गाते हैं हम लोग। फटाफट पहले मुझे बता दो कि स्क्रीन अच्छे से दिख रही है? बोले हाँ सर अच्छे से दिख रही है। अब थोड़ा सा हम लोग, है ना, ये जो है इसको कैमरे को साइड कर देते हैं ताकि तुम लोगों को दूसरी चीज़ें बहुत अच्छे से दिखे, है ना। देखो
मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, क्लियर है? हाँ सर, स्क्रीन क्लियर है ना? तो आज हम लोग जो पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं बेटा, दैट इज नोन एज एरिया वेक्टर। अपने आप में ज़बरदस्त टॉपिक है, तो चलिए पढ़ें हम लोग कि क्या एरिया वेक्टर क्या होता है ना? तो जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया है ना, बोले कि सर क्या बताया, भूल गए हम तो, है ना? मैंने तुमको ये बताया कि व्हेन अ डायरेक्शन इज एसोसिएटेड विद एनी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी, एरिया तुम्हारा फिजिकल क्वांटिटी है ना? अब तुमने क्या किया बेटा, इसको डायरेक्शन दे दी। क्या किया, इसको डायरेक्शन दे दी मेरे प्यारे बच्चा, है ना? सो क्या होगा, देन इट इज कॉल्ड अ वेक्टर। तो वो तब हम लोग उसे क्या कहने लगेंगे, वेक्टर कहने लगेंगे। सिमिलरली व्हेन अ डायरेक्शन इज एसोसिएटेड विद एरिया, अगर तुमने एरिया को क्या करा, डायरेक्शन दे दिया, है ना, तो इट बिकम्स एरिया वेक्टर। तब हम लोग उसे क्या बोलेंगे, एरिया वेक्टर बोलेंगे। आई होप यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई होगी सर, बहुत अच्छे से। अब देखो, जैसे कि ये ग्रीन कलर की शीट तुम लोगों को दिख रही है ना, तो मान लो ये ग्रीन कलर की जो है एक फील्ड है ना, एक आप लोगों का फील्ड है ना, जहां से ये जो ब्लू कलर है ना बेटा, ब्लू कलर, ये फील्ड लाइंस पास हो रही है ना। अब अगर मैं इस शीट को बिल्कुल ऐसे सीधे रखूं, है ना, ऐसे सीधे रखूं, ठीक है, एक आप लोगों का इसके बिल्कुल ऐसे सीधे रखूं, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा निकलेगी। पर अगर क्या हो, अगर मैं इसे थोड़ा सा, है ना, अभी क्या करा हुआ है मैंने, अभी मैंने ये किया हुआ है कि मैंने इसको ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, तो फील्ड लाइंस ज्यादा पास होगी, है ना। अब फील्ड लाइन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं मैं, खाली मैंने क्या किया, मैंने इसको ऐसे घुमा दिया, है ना, मैंने क्या किया, इसको ऐसे घुमा दिया, है ना। मतलब कहानी समझ रहे हो? जैसे मान लो ये जो है, ये मैंने तुम लोगों का शीट था, है ना, मैंने तुम लोगों का ये जो था, ये शीट पहले, है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है भैया, है ना, इसमें पहले ये शीट ऐसा रखा हुआ था, ठीक है, ये ऐसा रखा हुआ था, है ना, तो इससे ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस गुजर रही थी, है ना। अब मैंने क्या किया, मैंने फील्ड तो वैसा का वैसा रहने दिया, है ना, फील्ड वैसा का वैसा रहने दिया, पर मैंने क्या किया, इसको घुमा के, है ना, इसको घुमा के ये ऐसे कर दिया, है ना, ऐसे कर दिया। तो देखो पहले आप लोगों का जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस था वो ज़्यादा गुजर रहा था, है ना, और अब जो है वो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आप लोगों का कम गुजर रहा है ना। मतलब इस एरिया वेक्टर के डायरेक्शन बदल देने पे, है ना, डायरेक्शन बदल देने पे रिजल्ट बदल जाते हैं। आई होप इतनी बात तुमको समझ में आ गई होगी, है ना। और अगर क्या हो, है ना, अगर क्या हो कि आप लोगों का फील्ड लाइंस जो है वो तो ऐसे है ना, देखो ये फील्ड लाइंस आप लोग देख पा रहे होंगे सेकंड वाले डायग्राम में, ये रही इसकी फील्ड लाइन, है बेटा, ये इसकी फील्ड लाइन, है ना। तो आपकी फील्ड लाइन, है ना, मतलब आपका जो विजन साइड है ना, वो तो ऐसे है ना। और अगर मैं इसको पूरा ही ऐसे कर दूं तो, है ना, इस फेस को अब मैंने कहाँ कर दिया, ऊपर कर दिया, है ना। देखो इसका डायरेक्शन जो है वो मैंने कुछ ऐसे कर दिया, है ना, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि इन दोनों के बीच में 90 डिग्री के एंगल का डिफरेंस मैंने डाल दिया, तो उस केस में तुमको ये चीज बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। आई होप यहां तक की कहानी क्लियर है? बोले सर बिल्कुल क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, है ना। तो अब बात कर रहे हैं हम लोग फ्लक्स के बारे में, है ना। देखो अभी मैंने तुमको क्या पढ़ाया, अभी मैंने तुमको पढ़ाया एरिया वेक्टर, बात आई समझ में? क्या पढ़ाया मैंने तुमको? एरिया वेक्टर, ठीक है सर। अब मैं पढ़ाने वाला हूं तुमको फ्लक्स। पहले तुमको नॉर्मल लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन बताऊंगा ताकि तुम लोग परेशान ना हो, है ना। फिजिक्स से हट के पहले तुम लोगों का थोड़ा नॉलेज बढ़ जाए, है ना। चलो तो भैया फ्लक्स का सीधा सा मतलब ये होता है मेरी बच्चा पार्टी, फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो, ठीक है। आप लोगों के घर पे, है ना, क्या बोलते हैं, वो शावर है, गर्मी के दिन चल रहे हैं, है ना, नहाना पड़ता होगा भयंकर तरीके से हमको। देखो ये है ना, ये शानदार, है ना, शावर है, मैं भी इसी में नहाता हूँ, है ना। अब देखो क्या होगा कि अगर आप लोगों का ये वाला जो ये वाला तुम लोग देख पा रहे होंगे, ये वाला इमेज है ना, अब इस वाले इमेज में क्या है कि इसका जो फेस है ना, इसका जो फेस है वो बिल्कुल थोड़ा ऐसा रखा हुआ है ना। तो क्या होगा, मैक्सिमम वाटर जो है वो इससे पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है बेटा, है ना। अब क्या हो अगर मैं इसको, है ना, क्या हो अगर मैं इसको थोड़ा सा ये इस वाले एंगल पे कर दूं, है ना, तो पानी जो है वो थोड़ा कम निकलना इसमें से स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। मतलब मैंने क्या करा, वो वेक्टर एरिया वेक्टर का एंगल चेंज कर दिया, ठीक है। अब थोड़ी कहानी समझना। फ्लक्स का सीधा सा मतलब होता है फ्लो किसी भी चीज का, है ना। सो द टर्म फ्लक्स इंप्लाइज टू सम काइंड ऑफ फ्लो, है ना। इतनी कहानी समझ में आ गई। जैसे कभी कभी तुम लोगों ने सीरियल्स देखते हो ना भगवान के, उसमें क्या होता है, जैसे तुम लोगों को कोई आशीर्वाद दे रहा है ना, अब वो जो है ना, एक पॉजिटिव एनर्जी का ओरा जो है ना, वो जो है वो ओरा निकलना स्टार्ट हो जाता है। देखो ओरा निकलना स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा? बोले हाँ सर हो रहा है ना। तो ये क्या है, ये पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो है। क्या है? पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो है ना। यहाँ पे जो तुमने देखा था ये क्या है, ये तुम्हारा वाटर का फ्लो है ना। ये जो तुम देख पा रहे हो ये क्या है, ये तुम्हारे वाटर का फ्लो है। ये जो देखा ना तुमने, ये जो है ये क्या है, ये तुम्हारे वाटर का फ्लो है। ये रहा तुम्हारे वाटर का फ्लो, है ना। तो बस इस फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। चलिए आगे की कहानी चालू करें। अब हम लोग देखते हैं हमारा
देखो एरिया वेक्टर हो गया है ना, फ्लक्स हो गया। अब बात करते हैं इन दोनों से मिली जुली एक टर्म है ना, जो कि जिसे बोला जाता है हम लोगों का इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या वाला है ना, देखो फील्ड लाइंस का नाम तुमने सुना है, जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां से कुछ फील्ड लाइंस पास होगी, ठीक है। सो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड से पास होने वाली है ना, और ध्यान रखना एक वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, परपेंडिकुलर है ना, नॉर्मली, ठीक है। कोई भी एक सरफेस है, ये आप लोगों की सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस हो गया, ये आप लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस हैं है ना। अब इस सरफेस के नॉर्मली परपेंडिकुलर पास होने वाली टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है ना, जितनी भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है उनका टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है दैट इज कंसीडर एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसको क्या बोला जाता है बच्चा पार्टी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आई होप समझ में आया होगा। डेफिनेशन सामने लिखी हुई है कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सरफेस इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इतनी कहानी क्लियर है? बोले हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। देखो जैसे ये तुम लोगों का यहाँ पे एक शीट रखा हुआ है, बोले सर कहाँ दिखाओ जरा, देखो ये एक शीट रखा हुआ है, बोले हाँ सर रखा हुआ है, बहुत बढ़िया रखा हुआ है ना। अब इस शीट का है ना जो एरिया वेक्टर होगा है ना, देखो ध्यान रखना एरिया वेक्टर जो होता है ना वो हमेशा जो सरफेस होती है ना बेटा उसके परपेंडिकुलर होता है। आगे बात समझ में, ये सरफेस ऐसी है, इसके परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर ऐसे बनाएंगे है ना। तो यहाँ पे आप लोगों का जो सरफेस है ना उसका एरिया वेक्टर भी आप लोगों का इस डायरेक्शन में, बोले हाँ सर कलर चेंज करो तो समझ पाए, ये लो है ना, जो इसका एरिया वेक्टर है ना वो इस डायरेक्शन में, बोले हाँ सर है ना। और जो फील्ड लाइंस है ना, जो फील्ड लाइंस है ना वो भी इस डायरेक्शन में है, ठीक है। सो यहाँ पे जो फ्लक्स होता है बेटा है ना, तो फ्लक्स किसको बोलते हैं हम लोग, फ्लक्स बोलते हैं, अभी जैसा कि आप लोगों ने देखा फ्लक्स किसे बोला जाता है बेटा, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस नॉर्मली पासिंग थ्रू अ सरफेस है ना। तो यहाँ पे मान लो तुम लोगों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इंटेंसिटी वो E है और जो एरिया है वो कितना हो गया आपका A है ना। सो दैट क्वांटिटी इज नोन एज, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी इसको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना। अच्छा क्या हो अगर इसी शीट को मैं किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे घुमा दूं है ना, क्या हो अगर इसी शीट को मैं एक पर्टिकुलर एंगल पे घुमा दूं। अच्छा एक छोटी सी कहानी और ध्यान रखना, क्या कि यहाँ पे है ना बेटा, यहाँ पे है ना ये जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, अच्छा एक काम करो इसके पहले ये चीज़ कंटिन्यू रहने दो ताकि तुमको और अच्छे से समझ में आए है ना बेटा। देखो अब क्या हो अगर इस शीट को मैंने यहाँ पे एक पर्टिकुलर एंगल से घुमा दिया है ना, ये एक पर्टिकुलर एंगल से घुमा दिया। अब देखो मेरी फील्ड लाइंस तो इसी डायरेक्शन में है ना, पर ये जो एरिया वेक्टर है ना वो मैंने चेंज कर दिया। एरिया वेक्टर का मतलब ये डायरेक्शन है ना, मैंने इसको ऐसे रख दिया है ना, ऐसे रख दिया है ना। तो अब बताओ अब जो मेरा एरिया वेक्टर है वो इस वाली डायरेक्शन में जाएगा कि नहीं जाएगा, बोले हाँ सर जाएगा है ना। तो यानी कि अब मैं बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड से इसने कुछ एक पर्टिकुलर एंगल बना लिया, बोले हाँ सर बना लिया। तो अब बताओ अगर मुझे रिजल्टेंट एरिया वेक्टर निकालना है ना, रिजल्टेंट एरिया वेक्टर निकालना है तो मुझे इसके कंपोनेंट लेने पड़ेंगे कि नहीं लेने पड़ेंगे, बोले सर बिल्कुल लेने पड़ेंगे। तो देखो जब भी हम लोग एरिया वेक्टर का कंपोनेंट लेते हैं ना बेटा, पहले तो इसको रिजॉल्व करो, बोले सर कर लेते हैं है ना। तो देखो जहां से एंगल बने वो क्या कहलाएगा तुम्हारा, ये जो है ये कॉस थीटा और ये जो है इसको क्या कहेंगे हम लोग, बोले सर इसको साइन थीटा है ना। तो देखिए ये हो गया तुम्हारा ए कॉस थीटा, ठीक है, और ये इसको बोला जाएगा तुम्हारा ई साइन थीटा है ना। तो ध्यान रखिएगा है ना, जब भी आप एरिया वेक्टर लेते हैं, जब भी आप एरिया वेक्टर लेते हैं तो हमेशा आप उसका है ना कॉस वाला कंपोनेंट लेंगे। कौन सा वाला, वो वाला कंपोनेंट जो सरफेस के परपेंडिकुलर है ना। ये सरफेस है भैया, ये सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर कौन है, ए कॉस थीटा, तो हम लोगों को वो लेना है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये फाई इज इक्वल टू कितना हो गया भैया, दोनों को अगर किसी एंगल पे रखा हमने, अगर सीधे है ना तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा फॉर्मूला क्या होगा ई ए हो गया है ना। पर अगर किसी एंगल पे रखा तो अब हमारा फॉर्मूला कितना हो गया बेटा, अब हमारा फॉर्मूला हो गया ई ए कॉस थीटा। आई होप यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई होगी है ना। और जब भी आप कॉस थीटा हटाते हो, जब भी आप कॉस थीटा हटाते हो तो इन दोनों के बीच में बच्चा पार्टी, इन दोनों के बीच में क्या लगा देते हैं हम लोग, बोले सर डॉट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, डॉट लगा देते हैं। तो आई होप ये वाली कहानी आपको समझ में आई होगी है ना। चलिए अब थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं।
आप लोगों का है ना ये जो थीटा एंगल है बेटा, है ना, आप लोगों का देखो अभी आपने देखा कि शीट जो है पहले ऐसे रखी हुई थी, है ना, पहले शीट आप लोगों का ऐसे रखी हुई थी, ठीक है, और फील्ड भी, ये शीट भी जो इसका आप लोगों का एरिया वेक्टर था वो इधर था, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो थी वो भी इधर ही थी, है ना, तो दोनों के बीच में एंगल जो था वो कितना था, 0 डिग्री, है ना। तो आप लोगों का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इज इक्वल्स टू कितना, ई ए कॉस थीटा, है ना, तो ई ए कॉस थीटा की जगह अगर हम लोग कितना लिख ले, cos 0 लिख ले, ई ए कॉस 0, है ना, तो ई ए कॉस 0 का मतलब कितना होता है, 1। तो ध्यान रखिएगा जब दोनों के बीच में, है ना, जब दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल हो, है ना, तो आप लोगों को मैक्सिमम फ्लक्स मिलता है। मैक्सिमम फ्लक्स मिलने से क्या मतलब है मेरा, कि आप लोगों का सबसे ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस वहां से पास होगा। ठीक है, कहानी समझ में आई, है ना। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ, क्या बताना चाहते हैं सर, एक इंपॉर्टेंट बात मैं तुमसे ये करना चाहता हूँ, है ना। बोले सर क्या इंपॉर्टेंट बात करना चाहते हैं आप, बताओ, है ना। देखो इसको थोड़ा समझाने के लिए मैंने यहाँ पे डाला, है ना, कि जो ये थीटा एंगल है ना बेटा, ये थीटा है ना, ये जो थीटा है बेटा, है ना, ये ध्यान रखिएगा, ये ई और ए के बीच का एंगल नहीं है भाई, है ना। ये जो थीटा है ना, ये ई और ए के बीच का एंगल नहीं है। थीटा इज एंगल बिटवीन, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। ध्यान रखना मेरे भाई, एरिया वेक्टर और आप लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल जो होता है वो क्या होता है, थीटा होता है ना। तो इतना तो तुम समझ ही गए, है ना, कि अगर तुम लोगों का थीटा चेंज होगा, है ना, तो तुम्हारा फ्लक्स बदलेगा, है ना भैया। तुम्हारा अगर थीटा चेंज हुआ, अभी देखो फेस भी इधर, है ना, और तुम्हारा जो विजन का साइट है वो भी इधर, तो तुमको पूरा चेहरा दिख रहा है, बोले हाँ सर दिख रहा है। अब तुम देख तो इधर ही रहे हो, पर मैंने क्या किया, मैंने एंगल घुमा दिया, मैंने क्या किया, एंगल घुमा दिया, है ना। अब यहाँ पे तुम्हारा विजन जो है वो इस डायरेक्शन में, और जो इसका फेस है वो इस डायरेक्शन में, है ना। तो बताओ ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुए कि नहीं हुए, 90 डिग्री, और cos 90 की जरूर वैल्यू कितनी होती है, cos 90 की वैल्यू होती है 0, है ना। यानी कि अगर तुम्हारा, है ना, अगर तुम्हारा मिनिमम फ्लक्स कभी लेना हो, है ना, कहाँ पे कुछ जगह बची है क्या, देखो तुम्हारा मैक्सिमम फ्लक्स जो होगा वो तुम्हें कब मिलेगा, यहाँ पे देख लेते हैं ना। तुमको मैक्सिमम, है ना, फ्लक्स मिलेगा एट थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री पे, और मिनिमम फ्लक्स जो है वो मिलेगा तुमको थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री पे। आई होप ये वाली कहानी जो है तुमको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, है ना। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब तुम बहुत अच्छे से समझ ही गए, है ना। फील्ड लाइंस का मतलब तुम बहुत अच्छे से समझ ही गए, जैसे वो अपना कंगा होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, एक सर्कुलर कॉम्ब होता है ना, ऐसे जैसे ये देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे तुम, है ना। अब इसमें क्या होता है, ये सारे दांत जो हैं इसके, है ना, वो दांत को क्या मान लो तुम, फील्ड लाइंस मान लो, है ना। ये जो दांत तुमको दिख रहे हैं, इसके टिथ जो दिख रहे हैं, है ना, ये टिथ को क्या मान लो, ये मान लो ये तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। क्या है बेटा, तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। जस्ट अ मिनट, ये तुम्हारी क्या हो गई, ये तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई, है ना, ये तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई, है ना। अब एरिया, ये जो सरफेस है ना, ये जो सरफेस है ना, अब इसके परपेंडिकुलर, है ना, कि इसका फेस किधर है, इसका फेस भी आपका इसी डायरेक्शन में है ना, तो ये आपका एरिया वेक्टर हो गया। आई होप यहाँ तक की कहानी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी तुमको, है ना। चलिए इसके आगे की बात करते हैं हम लोग, है ना। अब बात करते हैं हम लोग, अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में एक छोटी सी चीज और देखना, कि आपको इतना तो मैंने बता दिया कि टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बोले हाँ सर। अब While solving electric flux problem, angle theta is always consider between, ये मैंने अभी तुमको बताया कि जो आपका एंगल लोगे वो किसके बीच का लोगे, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का। बोले हाँ सर। अब देखो, मान लो तुम्हारी कोई एक सरफेस है, तुम्हारी कोई एक सरफेस है ना, फॉर स्मॉल सरफेसेस, अगर हम लोगों का कोई एक सरफेस है, जैसे आप लोगों का ये एक स्फीयर मैंने ले लिया, है ना। अब ये पूरे स्फीयर की बात ना करके मैं सिर्फ और सिर्फ ये इतनी सी जगह के बारे में बात करूं, है ना। तो मैंने ये इस सरफेस के बारे में बात करूं, है ना, तो देखो यहाँ से निकलने वाली जो फील्ड लाइन्स होगी, है ना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। बोले हाँ सर। अब ये पूरी सरफेस नहीं है, एक छोटी सी सरफेस है ना बेटा, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा, है ना, वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, है ना। देखो ये एरिया वेक्टर है ना, लेकिन जो एरिया है वो कैसा है, वो आपका जो एरिया है वो इसके कंपैरिजन में आप लोगों का, है ना, जस्ट मिनट भाई मेरे,
जस्ट मिनट, है ना, ये आप लोगों का ई हो गया, और ये जो एरिया वेक्टर है छोटा ले रहे हैं ना हम लोग, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको डी ए बोल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो तुम्हारा नेट फ्लक्स होगा, अब पहले अगर नेट फ्लक्स निकालना है टोटल तो फाई लेते हैं, है ना, और अगर छोटा सा स्मॉल, है ना, फॉर स्मॉल सरफेस के लिए बात करें तो ये कितना हो जाएगा आप लोगों का डी फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी ए वैक्टर। आई होप यहाँ तक की कहानी तुमको समझ में आ गई होगी, है ना। ये कब है बेटा, जब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्मॉल सरफेस के बारे में बात करते हैं। सो यहाँ तक, है ना, को अच्छे से मैंने तुमको समझाया। अगर तुमको फिर भी किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलिए, बोले सर आगे चलें, बोले बिल्कुल चलते हैं। अब एरिया वेक्टर समझ गए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ गए, है ना, दोनों चीज़ें जो है ना, आप लोगों का ये फ्लक्स जो होता है, ठीक है, वो थीटा पे कैसे डिपेंड करता है वो समझ गए। अब हम लोगों का, है ना, क्लास 12th फिजिक्स का रियली इसके सामने जितने मोस्ट IMP लिखना चाहो लिख लो, है ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट लो आज हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज कंसीडर एज गॉस लो। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग उसको, गॉस लो, है ना। अब ये गॉस लो क्या होता है ना। अब जैसे मान लो मेरे पास में, है ना, ये एक सरफेस है बच्चा पार्टी, है ना। अब इस सरफेस के अंदर मैंने कोई प्लस क्यू चार्ज रखा। अब आपको पता है पॉजिटिव अगर चार्ज है तो उसकी जो फील्ड लाइंस होगी वो आउटवर्ड होगी कि नहीं होगी सर, बिल्कुल होगी, है ना। अब यहाँ पे अगर मुझे इसके अंदर नेट फ्लक्स पता करना है कि इससे जाने वाली टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी है ना, तो गॉस भाई साहब जो थे हमारे, उन्होंने ये बताया था कि हम लोग उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो मान लो तुम्हारा कोई एक क्लोज्ड सरफेस है। अच्छा, गॉस लॉ की एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन, शर्त ये होती है सरफेस तुम्हारी क्लोज होनी चाहिए। अगर नहीं है तो तुम बनाओ, ठीक है, उसके बाद ही ये अप्लाई हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, है ना। तो देखिए गॉस लॉ में क्या है, क्या बोला इसने कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द नेट फ्लक्स लिंक्ड टू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस। मान लो ये तुम्हारा सरफेस हो गया, बोले हाँ सर। इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, बोले हाँ सर। अब इसका अगर मुझे नेट फ्लक्स निकालना हो, है ना, तो वो नेट फ्लक्स क्या होता है, वो नेट फ्लक्स होता है आप लोगों का जितना चार्ज इसके अंदर प्रेजेंट है ना, जितना चार्ज इसके अंदर प्रेजेंट है उसका 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, है ना। तो फाइनली आप लोगों का जो फ्लक्स बना, है ना, जो फ्लक्स बना, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, जो फ्लक्स बना वो हो जाएगा आपका, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, है ना। तो जो फ्लक्स है वो बनेगा आप लोगों का फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन, एक सेकेंड यार भाई, जस्ट मिनट, फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये होगा तुम्हारा नेट फ्लक्स एक क्लोज्ड सरफेस से होके जाने वाला। आई होप यहाँ तक की कहानी तुम्हारी क्लियर है ना। और इसको हम लोग स्मॉल सरफेस मतलब उसका क्या बोलते हैं उसको, है ना, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो आप लोगों को पता ही है ना। फाई इज इक्वल्स टू, अच्छा ये जो आप लोगों ने नॉट लगा रखा ना बेटा, इसका मतलब होता है क्लोज्ड सरफेस, है ना। क्या मतलब होता है इसका, ये इंटीग्रेशन के ऊपर हम लोग ये जो लगाते हैं ना, इसको बोलते हैं नॉट, है ना। तो ये होता है क्लोज्ड सरफेस के लिए, है ना। तो मान लीजिए अगर आप लोगों को नेट फ्लक्स निकालना है ना, तो ये आप लोगों का जो फील्ड है ना, वो, और जो आप लोगों का एरिया वेक्टर है वो, है ना। इन दोनों की हेल्प से आप क्या पता कर सकते हो, आप यहाँ का नेट फ्लक्स पता कर सकते हो। यहाँ तक की कहानी क्लियर है, बोले सर बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब अगर आप लोगों का कोई स्फीयर है ना, उसके अंदर मान लो अगर पॉजिटिव चार्ज है ना बेटा, अगर उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है तो आप लोगों की जो फील्ड लाइंस होगी ना बच्चा पार्टी, वो होगी आउटवर्ड। ये मैंने आपको बता दिया, बोले हाँ सर। कैसी होगी वो आप लोगों की, आउटवर्ड, है ना, ठीक है ना। तो उसका नेट फ्लक्स जो होगा, है ना, वो किधर की साइड होगा, आप लोगों का बाहर की साइड, ठीक है भैया। अगर आप लोगों का मान लीजिए यहाँ पे आप लोगों का नेगेटिव चार्ज अगर रखा हुआ है ना, तो आप लोगों की जो फील्ड लाइंस है वो किधर की तरफ होगी बेटा, रेडियली इनवर्ड, है ना। किधर की साइड होगी, रेडियली इनवर्ड। आई होप ये वाली कहानी भी तुमको अच्छे से समझ में आई होगी। बोले हाँ सर कलर चेंज करूँ क्या, जस्ट मिनट, हाँ बेटा, अरे मेरे फेफड़ों के टुकड़ों, इतना सा तो करना पड़ेगा तुम्हारे लिए, है ना। तो इसकी जो फील्ड लाइंस होगी वो किधर होगी बेटा, रेडियली इनवर्ड, है ना। और अगर मान लो
ठीक है। अगर मान लो तुम्हारा जो फ्लक्स है ना, मतलब अंदर तुम्हारा चार्ज ही प्रेजेंट नहीं है ना, अब तुम्हारा यहाँ पे चार्ज ही प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो उसके अंदर है ना जो फील्ड लाइंस, मान लो कहीं से फील्ड लाइंस जा रही है ना, तो जितनी फील्ड लाइंस उसके अंदर गई ना, उतनी की उतनी फील्ड लाइंस क्या होगी, उससे पास भी हो जाएगी, है ना। जितनी फील्ड लाइंस आप लोगों का वहाँ से है ना इंटर किया है ना, उतना का उतना फील्ड लाइंस वहाँ से बाहर भी चली जाएगी। आई होप ये कहानी तुमको समझ में आ गई होगी, है ना। मतलब अगर तुम लोगों का पॉजिटिव चार्ज अंदर रखा हुआ है ना, अगर तुम लोगों का पॉजिटिव चार्ज अंदर रखा हुआ है तो जो तुम्हारा नेट फ्लक्स है ना, उसके ऊपर इफेक्ट आएगा, है ना। अगर आप लोगों का नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है तो उसकी वैल्यू पे इफेक्ट आएगा, है ना। अब ये कैसे इफेक्ट आता है वो मैं तुमको न्यूमेरिकल्स की हेल्प से और अच्छे से समझा दूंगा। तो चलिए आगे बात करें। अच्छा, मान लो तुम लोगों के पास अलग अलग टाइप की बॉडीज है ना, और उसके ऊपर तुम लोगों को नेट फ्लक्स निकालना हो। जैसे यहाँ पे तुम लोगों का मान लो इसके ऊपर तुम लोगों का प्लस क्यू चार्ज है ना, बोले हाँ सर ठीक है, ये तुम्हारा प्लस क्यू चार्ज हो गया। अब इसके अंदर तुम्हारा -5 कूलाम है ना, ये -5 कूलाम, ये हो गया तुम्हारा -5 कूलाम, है ना, और ये +6 कूलाम है, बोले हाँ सर है ना। यहाँ पे लिखा तुम लोगों ने +8 कूलाम, यहाँ पे लिखा -7 कूलाम, यहाँ पे लिखा -10 कूलाम, और यहाँ पे लिखा 11 कूलाम, है ना। तो हर एक केस में चाहे सरफेस तुम्हारा कैसा भी हो, है ना, अगर तुम लोगों को नेट फ्लक्स निकालना है तो उसके लिए पहले नेट चार्ज निकालना जरूरी है ना, और नेट चार्ज तुमको पता है स्केलर क्वांटिटी के रेट की तरह ट्रीट करते हैं। तो देखो यहाँ पे भी Q, अब यहाँ पे 6 - 5, यहाँ पे भी Q, है ना, और मतलब 1 कूलाम, है ना, ये इसको आप Q ना लिख के इसको 1 कूलाम कर दो, ठीक है, इसको 1 कूलाम कर दो, ठीक है। यहाँ पे 8 - 7, यहाँ पे भी 1 कूलाम, है ना, और यहाँ पे आप लोगों का -10 +11, है ना, ये भी कितना 1 कूलाम, है ना। तो मान लो इसमें जो नेट चार्ज बना आपका, है ना बेटा, इसका जो नेट चार्ज बना वो 1 कूलाम यानी कि Q है ना। 1 कूलाम जो है वो कितना कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, Q से, है ना। तो नेट चार्ज जो है आपका, नेट चार्ज जो है ना, नेट चार्ज जो है वो कितना है, Q है। तो उस केस में जो तुम्हारा नेट फ्लक्स होगा ना बेटा, वो क्या होगा, उसका 1/ε0, है ना। तो कितना हो जाएगा, Q/ε0। तो आई होप यहाँ तक की कहानी तुमको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, है ना। तो देखो डिफरेंट फिगर होने के बाद भी इसमें जो तुम्हारा है ना नेट फ्लक्स बना वो सभी फिगर से सेम टाइप का फ्लक्स बनेगा। आई होप यहाँ तक का पॉइंट तुम्हारा क्लियर है। बोले सर बिल्कुल क्लियर है। चलो टाइम ज़्यादा तो नहीं हुआ, देख लेते हैं एक बार, है ना। ठीक है, सही स्टार्ट प्रोग्राम चल रहा है, मतलब हम लोग फतेह कर लेंगे। अब तुम लोगों को मैंने गॉस लॉ पढ़ा दिया, है ना। क्या होता है कि गॉस लॉ क्या बताता है हमको, गॉस लॉ ये बताता है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस के अंदर अगर Q चार्ज प्लेस्ड है तो जो नेट फ्लक्स होगा, है ना, मतलब उससे निकलने वाली जो नेट है ना फील्ड लाइंस होगी, नेट फील्ड लाइंस होगी, जितनी भी फील्ड लाइंस है ना, वो जो है ना क्या होती है ना। अब आप लोगों का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, है ना, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस का मतलब उसमें कितना चार्ज है उसके ऊपर डिपेंड करेगी, है ना। तो जो नेट फ्लक्स निकालते हैं वो किसके बराबर होता है बेटा, उसमें प्रेजेंट चार्ज के 1/ε0 के, है ना। तो ध्यान रखना φ क्या होगा, Q/ε0। बोले सर बहुत बढ़िया, आगे चलो। अब ये जो गॉस लॉ है ना, अब ये φ Q/ε0 आया कैसे, है ना, ये भी देख लो। बोले हाँ सर ये तो बहुत बढ़िया हो जाएगा अगर हम लोगों को पता चल जाए। तो अब हम लोग करने जा रहे हैं प्रूफ ऑफ गॉस लॉ, है ना। ध्यान से देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इसके पहले वाला जो मैंने तुमको एक्सप्लेन किया वो, अभी जो करने वाला हूँ वो, और इसके बाद में जो करने वाला है वो, है ना। तो चलिए अब हम लोगों को क्या करना है, हमको प्रूफ करना है गॉस लॉ को, है ना, कि कैसे। तो देखो मान लो यहाँ पे जैसा कि तुम लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, है ना, ये मेरे पास एक बहुत बड़ा सा स्फीयर है ना। अब इस स्फीयर के अंदर मैंने कितना चार्ज रखा है, ये कुछ +Q चार्ज रखा है, ठीक है सर, है ना। अब इसकी जो सरफेस होगी उस पर मैंने पूरा सरफेस ना लेके, है ना, मैंने इसको क्लोज्ड क्या लिया, मैंने एक कैसी सरफेस ले ली, क्लोज्ड सरफेस। कैसी सरफेस ले ली बेटा, क्लोज्ड सरफेस, देख पा रहे होंगे ना। अब इस क्लोज्ड सरफेस का एक छोटा सा एरिया लिया, है ना, जैसे मान लो ये बॉल है ना। अब ये बॉल पूरी ना लेके ये खाली इतना सा इसका टुकड़ा ले रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, इतना सा इसका टुकड़ा ले रहा हूँ, है ना। अब देखो ये जो बॉल है ना, इसमें हर जगह से अगर इसके अंदर चार्ज प्रेजेंट है तो हर जगह से बताओ फील्ड लाइंस पास होगी कि नहीं होगी, यहाँ से भी 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 होगी, है ना। तो मैंने ये देखा कि भैया ये इतनी सी जगह में कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही, मैं वो पहले कैलकुलेट कर लेता हूँ, है ना। तो देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक
आप लोगों का फील्ड है वो तो किधर की साइड है सर, वो आउटवर्ड है ना, बहुत बढ़िया, ठीक है। और जो आप लोगों का एरिया लिया छोटा सा मैंने, है ना, मैंने क्या लिया बेटा, मैंने एरिया लिया छोटा सा, है ना, जो एरिया लिया मैंने इसको थोड़ा सा आप ये हटा दो, है ना, जस्ट अ मिनट, है ना, ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो, जो तुमको समझाया वही मैं तुमको पढ़ाऊँ, है ना। अरे क्या हो रहा है इसको, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे है ना बेटा, ये जो यहाँ पे है ना, इसको मैंने छोटा सा एरिया लिया, है ना, तो मैं इसको पूरा अगर लेता तो इसको एस बोल देता, है ना भैया, सरफेस ऑफ स्फीयर। अब मैं छोटा सा एरिया ले रहा हूँ, है ना, तो मैंने क्या ले लिया, मैंने यहाँ पे ले लिया, मान लो आप लोगों का डी एस, ठीक है, क्या ले लिया मैंने, ds वेक्टर ले लिया, यहाँ पे ई वेक्टर ले लिया। अब आप देखो कि आप लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे जिस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है, आप लोगों का एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में है ना। फील्ड जिस डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर भी आप लोगों का उसी डायरेक्शन में है कि नहीं है, बोले हाँ सर। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है बेटा वो कितना हो गया, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, है ना। अब आपको अच्छी तरीके से पता है, हमको पता है, क्या पता है, हालांकि आप लोगों को कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी ऐसा बोलते हैं कि हमको पता है ना। सो हम लोगों को अभी हाल आप लोगों ने देखा कि अगर आप लोगों का यहाँ से, है ना, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, है ना, स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया अगर आप ले रहे हो, है ना, सो उससे थोड़ा सा फ्लक्स, है ना, लिंक्ड होगा। सो स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया से स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स लिंक्ड होगा, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स अगर हम लोग लेंगे तो ले लेंगे, हम लोगों ने कितना ले लिया, d5 ले लिया सर, बहुत बढ़िया, है ना। अब ये पूरा एक क्लोज्ड सरफेस है तो हम लोगों ने इसको नॉट लगा दिया। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वेक्टर वो तो हो गया आपका E, है ना, और जो आपने एरिया वेक्टर लिया वो कितना ले लिया, ds, है ना। अब अगर इसको आप रिजॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा d5 इज इक्वल्स टू E इंटीग्रल, है ना, के साथ में आप लोगों का नॉट, जस्ट मिनट, कैमरा सही चल रहा है, बोले हाँ सर बिल्कुल, एक सेकेंड, हाँ भाई, चलिए आ जाइए, ओके। सो ये हो जाएगा आप लोगों का E, ओके, ds, है ना, और इसको अगर हम लोग रिजॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, कॉस थीटा। अब थीटा के वैल्यू देखो दोनों के बीच में कितनी है, 0, तो ये हो गया आप लोगों का d5 इज इक्वल्स टू, है ना, ये आप लोगों का हो जाएगा E ds, है ना, कॉस थीटा, अच्छा कॉस 0 रख दो, चलो एक स्टेप और बढ़ा दो, और आपको पता है कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1, है ना। तो जैसे ही आप इसको रखोगे तो ये हो गया आपका d5 इज इक्वल्स टू E नॉट ds। इतनी कहानी क्लियर है, बोले हाँ सर क्लियर है। अब देखो ये तो है आप लोगों का एक, जैसे बॉल है ना, इस बॉल का सिर्फ इतना सा एरिया मैंने लिया था, है ना। अगर मैं इस पूरे का नेट फ्लक्स निकालना चाहता हूं तो मैं क्या करूं, इनसे ऐसे ऐसे छोटे छोटे जितने भी टुकड़े हैं, है ना, उन टुकड़ों को ऐड कर दूं, है ना। अब आपको पता है अगर उन टुकड़ों को मुझे ऐड करना है तो आप लोगों को बहुत अच्छे से 11th में आपने पढ़ा कि इसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे टोटल फ्लक्स, है ना, टोटल फ्लक्स, ओके, पासिंग थ्रू, ठीक है, पासिंग थ्रू, देख लो कैमरा बीच में तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है ना, पासिंग थ्रू, ओके, स्फेयर, है ना, स्फेयर लिया हमने तो हम लोग ये ले लेते हैं, या फिर क्लोज्ड सरफेस कर लो, पासिंग थ्रू क्लोज्ड सरफेस, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे अगर मुझे, है ना, इससे निकलने वाला नेट फ्लक्स पता करना है तो मैं क्या करूँ, मैं दोनों जगह, है ना, इसको इंटीग्रेट कर दूँ, है ना बेटा, ये d5, ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ, इज इक्वल्स टू आपका E नॉट, है ना, ds, इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ। इतनी कहानी तुमको समझ में आ गई, बोले हाँ सर क्लियर है। चलिए अब आगे की कहानी चालू करें हम लोग। अब अगर हम लोग देखें, ठीक है, सो यहाँ पे आप लोगों को पता है कि चार्ज जो है वो प्लस क्यू रखा हुआ, मतलब एक कांस्टेंट अमाउंट का चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है ना, तो E आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो d5 की जगह कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आप लोगों का 5, बोले हाँ सर बहुत बढ़िया, है ना। और ये जो E है ये तो कांस्टेंट है तो इसको आप कर दो बाहर, और ये आप लोगों का इंटीग्रल नॉट इक्वल्स टू कितना हो गया, ds, है ना। अब आप मुझे एक बात बताओ, ds का मतलब, है ना, जब आप ये इसकी पूरी सरफेस के बारे में बात करोगे, है ना, तो आप सरफेस ऑफ स्फीयर के बारे में बात कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बोले हाँ सर, है ना। तो टोटल जो सरफेस आप लोगों का एरिया होगा, है ना, सरफेस एरिया जो होगा इसका वो कितना होता है बेटा, दैट इज पाई आप लोगों का 4πr², है ना। मान लो इसकी रेडियस जो है ना, इसकी रेडियस जो है वो कितना है, इसकी रेडियस आप लोगों का है कैपिटल R, है ना, इसकी जो रेडियस है ना वो कितनी आप लोगों की कैपिटल R। उस केस में
जो सरफेस एरिया होगा है ना वो कितना हो जाएगा बेटा, तो वो हो जाएगा आपका E इंटू 4πr²। क्या ये कहानी आप लोगों को समझ में आई क्या? बोले हाँ सर हमको अच्छे से समझ में आई। चलिए अब अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, है ना बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? बोले सर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है आप लोगों का 1/4πε0, है ना, जो चार्ज है वो, और जो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस कितनी है आप लोगों का सरफेस से सेंटर का डिस्टेंस कितना है? r, है ना, तो ये हो जाएगा r² मल्टीप्लाई बाय 4πr²। तो बताओ r² से r² और 4π से 4π कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ? बोले हाँ सर हो गया। तो यहाँ पे जो तुम्हारा है ना f आया वो किसके बराबर आया बेटा? Q/ε0 के, है ना। सो दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, है ना, या फिर रिक्वायर्ड रिजल्ट, है ना। दिस इज प्रूफ ऑफ गॉस लॉ, है ना। तो हम लोगों ने क्या किया? गॉस लॉ को प्रूफ कर दिया। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इट हैज प्रूव्ड। ओके चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, है ना। ओके सो यहाँ तक का मैटर क्लियर है? बोले यस सर। अब इसके आगे की कहानी देखते हैं हम लोग। एक लास्ट इंपॉर्टेंट जो है डेरिवेशन और बचा हुआ है तुम्हारा, है ना, और वो है आप लोगों का प्रूफ ऑफ कूलॉम इनवर्स स्क्वायर लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम से आप कूलॉम इनवर्स स्क्वायर लॉ को कैसे प्रूव कर सकते हो? इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब क्या होता है? 1/r² आप लोगों को प्रूफ करना है। पता है ना आपको, ग्रेविटेशनल फोर्स में भी आपका 1/r² होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी आप लोगों का 1/r² होता है। तो क्या आप गॉस थ्योरम से कूलॉम इनवर्स स्क्वायर लॉ ला सकते हो क्या? बस यही हम लोगों को प्रूफ करना है। तो चलिए पूरी कहानी सेम है कि मान लीजिए यहाँ पे सेंटर में आप लोगों का कोई चार्ज +q रखा हुआ है। बोले हाँ सर ठीक है ना। अब इसके कारण जो है इसका पूरा आप लोगों का इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा। बोले यस सर बिल्कुल बनेगा। तो मैंने क्या किया, पूरा स्फेयर ना लेके यहाँ पे एक छोटी सी जगह ले ली बेटा, है ना, ये इतनी सी जगह ले ली, है ना, ये एरिया ले लिया। तो ये जो है क्या मैं इसको ds बोल सकता हूँ क्या? बोले हाँ सर बिल्कुल बोल सकते हो, है ना। और इसका डायरेक्शन देखो ये इस वाली डायरेक्शन में है कि नहीं है? बोले सर बिल्कुल है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी आप लोगों का इस डायरेक्शन में है कि नहीं है? बोले हाँ सर है। मतलब इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना हो गया आप लोगों का? 0 डिग्री। अभी आप लोगों ने दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पढ़े, है ना। कहाँ पढ़े सर? ये देखो यहाँ पढ़े। क्या बेटा? कि एक होता है आपका फाई इज इक्वल्स टू ये जस्ट अ मिनट, है ना, एक फॉर्मूला पढ़ा आपने, फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल नॉट, है ना, E.ds, ऐसा पढ़ा आप लोगों ने, है ना। अब ये आपको पता है कि अगर आप इसकी वैल्यू रख दोगे, है ना, थीटा इज इक्वल्स टू 0 रख के बताऊं क्या? देखो बार बार वैसे मतलब तुम अगर ये चीज़ें रिपीट करोगे ना तो अननेसेसरी तुम्हारे लिए बर्डन बढ़ेगा। तो तुम लोगों को अच्छी तरीके से पता है कॉस थीटा की वैल्यू 0 रखने पे ये हो जाएगा तुम्हारा EDS। आई होप यहाँ तक की कहानी समझ में आई होगी। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और तुम्हारा फाई इज इक्वल्स टू गॉस थ्योरम की हेल्प से क्या होता है? Q/ε0 होता है कि नहीं होता? बोले हाँ सर होता है। अब अगर मैं फर्स्ट और सेकंड से देखूं तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? बोले सर कौन मना कर सकता है आपको, है ना, बिल्कुल लिख सकते हो। तो ये हो गया मेरा Q/ε0। कहानी पिक्चर क्लियर है? बोले हाँ सर। अब तुमको पता है +q चार्ज है मतलब पर्टिकुलर वैल्यू है ना, तो E कांस्टेंट होगा, तो बाहर फेंको इस E को, तो ये हो गया E, है ना, इंटीग्रेशन नॉट ds विल बी इक्वल्स टू कितना हो गया आपका? Q/ε0। यहाँ तक की पिक्चर क्लियर है? बोले सर बिल्कुल क्लियर है। अब ये जो तुम्हारा इंटीग्रेशन ऑफ ds है ना, अब इंटीग्रेशन ऑफ ds का मतलब क्या है कि ये जो तुम्हारा सरफेस है ना, पूरा कंप्लीट सरफेस ले लो, है ना। तो ये क्या है? स्फेयर है। स्फेयर अपना स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है? 4πr²। तो देखो ये हो जाएगा तुम्हारा E इंटू 4πr² इज इक्वल्स टू Q/ε0। आई होप यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई होगी। बोले सर बिल्कुल हो गई। तो क्या मैं इसे E इज इक्वल्स टू, है ना, उधर भेज के, है ना, 1/4π, है ना, ε0 Q/r² लिख सकता हूँ क्या? बोले सर जोरदार बिल्कुल लिख सकते हो, है ना, दिख भी रहा होगा तुमको, ठीक है। चलिए अब अगर मैं यहाँ पे, है ना, अगर मैं यहाँ पे ये वाली पिक्चर तुमको क्लियर है? एक सेकंड, कैमरा बीच में तो नहीं आ रहा है यार, ये क्या स्क्रीन पे प्रॉब्लम हो रहा है? नहीं आ रहा है, चलिए, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा, ठीक है,
ये हो गया तुम्हारा, है ना, फाइनल रिजल्ट, है ना। तो 1 2 इसको नाम दे दो तुम 3, है ना। अब अगर, है ना, मैं तुमको एक फॉर्मूले के बारे में याद दिलाऊं तो क्या तुमने ऐसा पढ़ा है क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल्स टू होता है तुम्हारा F अपॉन क्यू नॉट? बोले हाँ सर बिल्कुल पढ़ा है। अब अगर मुझे फोर्स निकालना हो तो क्या मैं F इज इक्वल्स टू, है ना, क्यू नॉट E बोल सकता हूँ क्या? बोले सर बिल्कुल बोल सकते हो, कौन मना कर रहा है आपको, है ना। तो क्या अब मैं यहाँ पे ये E की वैल्यू जो है ये यहाँ से सब्सटीट्यूट कर दूँ क्या, अगर आपको बुरा नहीं लगे? बोले सर बुरा मानने वाली कोई बात ही नहीं है। तो ये हो गया आप लोगों का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है भाई, क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। बोले सर जोरदार प्रोग्राम हो गया, है ना। अब एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, देखो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये अपना आप में कांस्टेंट वैल्यू है कि नहीं है? बोले हाँ सर। आप लोगों का Q और Q नॉट भी जो है ना, वो कहीं कुछ ना कुछ तो कांस्टेंट वैल्यू होगा कि नहीं होगा? बोले हाँ सर। मतलब सारे कांस्टेंट को अगर मैं निकाल दूँ तो क्या तुमने जीवन में पढ़ा है क्या कि ये ऐसा कुछ निशान बना देते? बोले हाँ सर, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। अच्छा यहाँ पे डायरेक्टली नहीं होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? इसके डिस्टेंस के स्क्वायर के, है ना। तो अब बताओ तुम्हारा ये इन्वर्स स्क्वायर जो लॉ है वो प्रूफ हुआ कि नहीं होगा? बोले सर जोरदार काम हो गया है तो, है ना। सो आई होप यहाँ तक की कहानी तुमको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, है ना। अब वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो उस वजह से आज न्यूमेरिकल्स को थोड़ा ब्रेक दे रहे हैं। इसके बाद बहुत जोरदार टॉपिक्स और आने वाले हैं। अभी तक भी अगर तुम लोगों ने नहीं पढ़ना स्टार्ट किया है सो आई हैव अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, क्लासेस अटेंड करो, है ना। बैक टू बैक सारे जो तुम्हारा क्लासेस छूटा है उसको कंप्लीट करो, ओके। क्योंकि इसके बाद, है ना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें इस चैप्टर में आने वाली है और वहाँ से बेटा बोर्ड में बहुत पूछा जाता है ना। और वो तुम लोगों को समझ नहीं आएगा अगर तुम लोग इसका प्रीवियस क्लासेस जो है वो अटेंड नहीं करोगे ना या नहीं देखोगे ना, तो एक कनेक्टिविटी नहीं बैठ पाएगी, ओके। सो आज की वीडियो देखने के लिए, मुझे झेलने के लिए, है ना, नहीं अब थोड़ी झेलते, अब तो यार दोस्त हो गए अपन एकदम मस्त क्लास, फर्स्ट क्लास। और बताओ क्या हालचाल तुम्हारे? बोले सर कुछ नहीं, जीवन बर्बाद होने वाला है ना, स्कूल खुलने वाले हैं, टेंशन मत लो, मेरा भी होने वाला है ना, मैं भी तो मास्टर हूँ, ठीक है। सो इसके बाद अगर फिर भी तुम्हारा किसी टाइप का कोई डाउट रह जाता है ना, देखो डाउट पूछना बहुत ज़रूरी है ना, डाउट पूछना बहुत ज़रूरी है। मेरी पहली क्लास में मैंने तुमसे बोला था सोचना ही मत, है ना, कि मैं तुमको रिस्पॉन्स नहीं करूँगा, है ना। आप मुझे बकायदा मेरे व्हाट्सअप मैसेज पे आपका जो भी प्रॉब्लम है ना वो आप मुझे शेयर करो। नंबर आपको पता है 7869145191, है ना। और आप लोगों का अगर कोई डाउट है मुझे इस वाले नंबर पे आप सेंड कर सकते हो, है ना। मेरे प्यारे बच्चे हो, ये मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि अगर आप लोग नए हो तो चैनल को ज्वाइन कर लो, और आप अगर अपने ऑलरेडी चैनल से जुड़े हुए हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस सेशन को शेयर भी कर देना, वो तो आप वैसे ही कर दोगे। थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए, है ना। मतलब ये जो आप लोगों का प्यार होता है ना, बस ये जो सपोर्ट होता है इसी कारण से हम लोग जो है ना थोड़े मोटिवेट होते हैं, है ना। मतलब ट्रस्ट में एक लेक्चर बनाने के लिए, इस तरीके से डिजिटल लेक्चर बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है ना। कभी लाइटें चली जाती है, कभी क्या हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, ढेर सारी प्रॉब्लम है। हालांकि लाइटें इतना परेशान नहीं करती है, और भी रीजंस होते हैं। सो थैंक यू सो मच आज का वीडियो एंजॉय करने के लिए, है ना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री महाकाल, राधे राधे, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे।